सारन गुरु डिजिटल क्लास में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राजेश कुमार ओझा यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आज इटली के एकीकरण के विषय में उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करूंगा। उसके बाद इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों की भी चर्चा की जाए। हम सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप इटली में भी एकीकरण का जोर लगने लगा। इटली जो कि समान रूप से देखें तो 7 राज्यों में विभक्त था और उसमें कहीं से भी दूर दूर एकीकरण का कोई लक्षण देखने को नहीं मिला। जिस इटली की मैं बात कर रहा हूँ वो 1870 के पहले की इटली थी और उसमें इटली का जो मूल राजघराना था, यह इटली का मैप है, और मूल राजघराना जो सार्डिनिया, हम देखेंगे कि इटली का मूल राजघराना सार्डिनिया और पिडमोंट था और सार्डिनिया पिडमोंट जो यह राजघराना था सार्डिनिया और पिडमोंट, यही मूल यहाँ सेवोय राजवंश का शासन था। लेकिन शेष इटली के जो भी भाग थे, जो वर्तमान इटली, उसमें हम देखेंगे कि लंबार्डी और वेनेसिया पर इसके उत्तर में अवस्थित ऑस्ट्रिया का शासन, और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी लुइसा जो थी वो परमा की राजकुमारी, परमा की रानी थी। मोडेन और टस्कनी पर भी ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का शासन। ये जो मध्य इटली है, पेपल स्टेट यानी पेपल राज्य, ये जो क्षेत्र था वो पोप का था। और दक्षिणी इटली में सिसिली गणतंत्र, 2 सिसिली गणतंत्र, नेपल्स और सिसिली गणतंत्र थे, जिसमें हम देखेंगे कि स्पेन के बुर्बो वंश का शासन। स्पेन के बुर्बो वंश का शासन इन 2 सिसिली राजतंत्रों में स्पेन के बुर्बो वंश का शासन। तो इस तरह आप देखिए तो सार्डिनिया पिडमेंट एक क्षेत्र, लमार्डी और वेनेसिया जो ऑस्ट्रिया के अधीन थे दूसरा क्षेत्र, परमा, मोडेन, टस्कनी 3, 4, 5, पोप के क्षेत्र 6 और सिसिली के 2 राजतंत्र 7। केवल ये 7, इटली के एकीकरण के पूर्व इटली 7 राज्यों में विभक्त था और यहाँ दूर दूर से कोई एकीकरण के लक्षण दिखाई नहीं। मेटरनिक हमेशा कहता था कि इटली मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति और कुछ नहीं, क्योंकि हम देखेंगे कि इटली के उत्तर में स्विट्जरलैंड था और यहाँ पर आल्प्स पर्वत था। पूरब में हम देखेंगे कि एड्रियाटिक सागर, पश्चिम में टिरेनियन सागर था और दक्षिण में आयोनियन सागर, यानी आल्प्स पर्वत उत्तर में, दक्षिण में आयोनियन सागर, पूरब में एड्रियाटिक सागर और पश्चिम में टिरेनियन, यानी उसके बीच का जो ये प्रायद्वीप था वही इटली था। और मेटरनिक कहता था कि इटली मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति पर है, इसमें एकीकरण का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं। और ऐसे भी मेटरनिक रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी था और वो चाहता ही नहीं था कि इटली का एकीकरण हो। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इस तरह भी आप देखेंगे कि इटली के एकीकरण के बाधक तत्व में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया है। इटली के एकीकरण में आप खुद देखिए
कि लमार्डी और वेनेसिया पर वो प्रत्यक्ष अधिकार किए हुए। परमा पर वहां की राजकुमारी लुइसा जो थी वो परमा की रानी थी। मोडेन और टस्कनी वहां के राजकुमार शासन कर रहे थे। तो ये जो इतना क्षेत्र है वो ऑस्ट्रिया के अधीन। मध्य इटली पोप के अधीन था। और 1848 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और मेजनी ने पोप को यहाँ से बेदखल करके नेपल्स भागने के लिए मजबूर किया था, उस समय से ही फ्रांस की यानी फ्रांस में जो नेपोलियन तृतीय था उसकी सेना पोप की सुरक्षा में उसी समय से यहाँ स्थापित। तो मध्य इटली जो पोप का शासित क्षेत्र था और फ्रांस को इसको सपोर्ट था, तो यहाँ एक अलग ही रुतबा पोप के पास। और दक्षिणी इटली जो सिसिली राजतंत्र थे वहाँ स्पेन का बुर्बो वंश शासन करता था। तो एक तरह से हम देखें, और जो इटली का मूल राजघराना सेवाय वंश का राजघराना था सार्डिनिया पिडमंट, इसको भी 1815 के वियना सम्मेलन में सार्डिनिया पिडमंट को एक कर दिया गया। और तो हम कुल मिलाकर क्या देख रहे हैं कि उत्तरी इटली ऑस्ट्रिया के अधीन है, मध्य इटली पोप के अधीन है, और दक्षिणी इटली स्पेन के बुर्बो वंश के अधीन है, और चौथा सार्डिनिया पिडमंट जो मूल राजघराना था। तो ओवरऑल हम देखें कि भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से पूरी इटली जो थी, पूरा इटली प्रायद्वीप जो था वह 4 भागों में बटा हुआ था। अगर केवल राजनैतिक दृष्टि से देखें तो वह 7 भागों में बटा हुआ था। एक सार्डिनिया पिडमंट, एक ऑस्ट्रिया के अधीन लमार्डी वेनेसिया, उसके अतिरिक्त परमा, मोडेन, टस्कनी और पोप के राज और सिसिली राज। तो आज हम लोग इसी को जानेंगे कि आखिर इटली जो इतने राज्यों में विभक्त था वहाँ एकीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू, वहाँ एकीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो इसको समझने के पहले हम थोड़ा इटली के जो पूर्व का, इटली के एकीकरण के पूर्व का इतिहास है उसको थोड़ा समझेंगे। तो उस क्रम में आज हम लोग जो देखेंगे कि इटली के एकीकरण के पूर्व हम देखेंगे कि इटली सात राज्यों में विभक्त था। और इसके एकीकरण का अग्रदूत अगर हम देखेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन जब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियाई युद्ध पढ़े थे तो उस समय हमने देखा था कि नेपोलियन जो 1797-98 में नेपोलियाई युद्ध का जो शुरुआत करता है उसका श्रीगणेश इटली के ही क्षेत्र से। और इटली के हम कह सकते हैं कि इटली के राजतंत्रों को, खासतौर पर उत्तरी इटली को, वो ट्रांसपेडेन, लिगुलियन एवं सिसेल्पाइन गणतंत्र में
संगठित कर। तो आप खुद देखिए कि नेपोलियाई युद्ध इटली से ही शुरू होता है, जहां वो ऑस्ट्रिया को पराजित करता है और इस क्षेत्र को 3 गणतंत्रों में संगठित कर देता है। और जब वो फ्रांस में 1804 में नेपोलियन कोड लागू करता है, उसके बाद देखेंगे कि वो इटली के इन क्षेत्रों में इस कोड को लागू करता है और इस कोड के आधार पर वह, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त किया, कृषि दासता समाप्त की, और कृषि दासता समाप्त हुई तो ऑटोमेटिक है कि सामंती व्यवस्था भी क्या होगी, भी समाप्त हो। व्यापार पर से श्रेणी संघ, जिसको हम गिल्ड्स भी कहते हैं, उसके नियंत्रण को भी उसने क्या किया, समाप्त किया। तो आप खुद देखिए कि एकीकरण क्या, इटली का एकीकरण का अग्रदूत नेपोलियन को ही माना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। और उसने इटली के क्षेत्रों को ट्रांसपेडेन, लिगोलियन और सिसलपाइन गणतंत्र में संगठित किया और वहां नेपोलियन कोड के माध्यम से वहां की आम पब्लिक को जो उसने सुविधाएं दी, इससे इटली के क्षेत्र में वह एक हीरो के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है और वह अभी निरंकुश हो जाता है, तब वो क्या करता है, तब वो तानाशाही प्रवृत्ति में आ जाता है। 1804 में ऐसे ही वो फ्रांस का सम्राट बन गया था और इटली के क्रांतिकारी समूहों के द्वारा फ्रांस में भी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी और वह, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, वो पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और वो टैक्स बढ़ाता है, जबरदस्ती नौजवानों को सेना में भर्ती करता है, सेंसरशिप यानी प्रेस की आज़ादी को छीन लेता है। तब नेपोलियन के विरुद्ध इटली की जनता में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ उत्पन्न होता है और इस विक्षोभ ने इटली के लोगों को नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट करता है। और इटली के लोग जब एकजुट होते हैं तो आपको पता ही है कि जब एकता की भावना आती है तो राष्ट्रवाद का विकास होता है। तो इस आधार पर सबसे पहले इटली के क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का बीजारोपण करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को ही जाता है। इसी ने अपने युद्धों के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का संदेश दिया और नेपोलियन कोड के सिद्धांतों को लागू किया। लेकिन जब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी तो उन्हीं क्षेत्रों में जहां कभी उसको हीरो के रूप में देखा जा रहा था, वहां के लोग अब उसके विरोधी हो गए और उसके विरोध में एकजुट हुए। परिणामतः वहां राष्ट्रवाद का श्री गणेश होता है। उसके बाद के क्रम में हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की जब वाटरलू में पराजय होती है और उस पराजय के बाद उसको पराजित करने वाले जितने राष्ट्र थे वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन के माध्यम से एकत्रित होते हैं और वह समय और कोई नहीं, 1815 था। तो दूसरा हम क्या देखते हैं कि दूसरा जो था 1815 का वियना सम्मेलन।
तो हम सभी जानते हैं कि वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि उदारवादी राष्ट्रवाद को फिर से कुंद कर देना। और उसमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रिया का जो हाथ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ही उसकी अध्यक्षता करता है वियना सम्मेलन। तो उसका यही उद्देश्य है कि फ्रांस की सीमा को निरंकुश राजतंत्रों से इस तरह सील किया जाए कि फ्रांस में कभी फिर भविष्य में उदारवादी राष्ट्रवाद पनपे नहीं। और उसमें सबसे अधिक हानि जो उठानी पड़ती है वो इटली को ही उठानी पड़ती है, क्योंकि नेपोलियन ने जो गणतंत्र में इटली को समावेशित किया था, संगठित किया था, उन गणतंत्रों को फिर से तोड़ दिया जाता है और पुनः ऑस्ट्रिया को फिर लमार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र मिलता है। परमा, मोडेन, टस्कनी पर ऑस्ट्रिया के ही रक्त संबंधी शासन करते हैं। मध्य इटली पर फिर से पोप का शासन स्थापित हो जाता है, पोप को यहाँ मजबूती दी जाती है वियना सम्मेलन के माध्यम से। और फिर से स्पेन के बुर्बो वंश को ये दक्षिणी सिसिली के दोनों राजतंत्र प्राप्त होते हैं और 1815 में ही सार्डिनिया और पिडमेंट को एक कर दिया जाता है। सार्डिनिया पिडमेंट के अधीन जिनोवा को भी कर दिया जाता है। जिनोवा, यहाँ पर जिनोवा है, तो जिनोवा को, तो आप खुद देखिए कि वियना सम्मेलन में पहला लंबार्डी और वेनेशिया, ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुए। दूसरा परमा, मोडेन और टस्कनी। खासतौर पर परमा में लुइसा, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, यहाँ की रानी बन गई। मोडेन और टस्कनी में ऑस्ट्रिया के ही राजकुमार शासन स्थापित कर रहे हैं। तो एक तरह से परमा, मोडेन, टस्कनी पर ऑस्ट्रिया का ही अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। ये वियना सम्मेलन में देखें। मध्य इटली यानी मध्य जो क्षेत्र था, जिसको पेपल राज्य के नाम से भी ये पोप को मिल गया। पोप यहाँ मजबूती से दक्षिणी क्षेत्र जहाँ सिसिली राजतंत्र थे वो स्पेन के बुर्बो वंश को मिला। इसके बाद सार्डिनिया को पिडमॉन्ट के साथ जोड़ दिया गया। तथा
जिनोआ को, आगे देखेंगे कि ये जिनोआ यहाँ पर है, तो ये जिनोआ जो है, जिनोआ जो मेजनी का जन्म स्थान था, जिनोआ को भी सार्डिनिया पिडमोंट के अधीन कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यह 1815 की वियना सम्मेलन में ये सारी बातें हुई। तो हम ये देखते हैं कि वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था कि फिर वही पुरानी शासन पद्धति, रूढ़िवादी शासन, निरंकुश राजतंत्र, प्रतिक्रियावादी शासन, उसको फिर से स्थापित कर दिया गया पूरे इटली। अब लगता ही नहीं था दूर दूर तक कि इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति भर है, यहाँ यह राजनीतिक रूप से कभी एक नहीं हो सकता। ऐसे भी जो दक्षिणी इटली था वो अनपढ़ निरक्षर किसानों का इटली था, जो सिसिली राजतंत्र था। उत्तरी इटली जो था वो हम देख रहे हैं कि यहाँ की साक्षरता दर अधिक थी, लेकिन यहाँ प्योर निरंकुश राजतंत्र की ताकत यहाँ हावी। तो किसी रूप में हम नहीं देख रहे हैं कि लगेगा कि आने वाले समय में इटली एक हो सकता है। इस परिस्थिति में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब हम देख रहे हैं कि इटली जो हर तरह से ऑस्ट्रिया के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, पोप के द्वारा और कुल मिलाकर कहें तो कुलीन तंत्र के द्वारा एकीकरण का प्रतिरोध, विरोध किया जा रहा था, उस परिस्थिति में इटली आखिर एक कैसे हुआ? इटली के एकीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो इटली के एकीकरण में बाधक तत्व, तो बाधक तत्व में तो सबसे बड़ा बाधक तो ऑस्ट्रिया था। दूसरा बाधक फ्रांस था। तीसरा पोप था और चौथा बाधक वहां के कुलीन वर्ग के लोग थे। ये चारों कभी नहीं चाहते थे कि इटली एक हो। उस परिस्थिति में तब सहायक तत्व, इटली के एकीकरण के सहायक तत्वों की चर्चा जरूरी है। सहायक तत्व, इसको एक तरह से कहे कि इटली के एकीकरण के पीछे कौन कौन से कारक या कारण उत्तरदायी थे, इस रूप में भी सहायक तत्वों को हम देख सकते हैं। जब इसको हम देखेंगे तो हमें यह लगेगा कि इटली के एकीकरण में जहां बाधक तत्व मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखना चाह रहे थे ताकि इटली का एकीकरण संभव ना हो, उस परिस्थिति में सहायक तत्वों में हम सबसे पहले देखते हैं इटली के एकीकरण के सहायक तत्वों में जो सबसे पहला था वह था बुद्धिजीवी वर्ग का योगदान। तो बुद्धिजीवी वर्ग में आप देखिएगा कि इटली के जो पुनर्जागरण काल के समय के जो लेखक कुछ थे, खासतौर पर हम देखेंगे
कि मैकियावेली मैकियावेली ये एक पुस्तक थी, द प्रिंस। दूसरी तरफ पुनर्जागरण काल के ही एक राइटर, इतिहास दार्शनिक जो गायकदान थे, उनकी एक पुस्तक थी डिवाइन कॉमेडी। तो इन दोनों पुस्तकों का भी बड़ा योगदान। इटली का प्राचीन इतिहास जहां गौरवपूर्ण था, वहीं वर्तमान में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। एक मूल राजघराना केवल सार्डिनिया पिडमेंट था। उस कंडीशन में इटली के लोगों को ये दोनों पुस्तकें, द प्रिंस और डिवाइन कॉमेडी, प्रेरित कर रही थी कि फिर से इटली का पुराना गौरव वापस। इसी में आप देखिएगा कि एक और लेखक थे या दार्शनिक, जियोबर्टी। तो जियोबर्टी की एक पुस्तक थी, इटली की नागरिक एवं नैतिक श्रेष्ठता। इस पुस्तक में जियोबर्टी ने इटली के सभी लोगों को एक नस्ल, एक खून, एक प्रजाति का बताया है। देखिए, समान नस्ल, खून, प्रजाति की चर्चा वो करता है, और इसी क्रम में वह यह भी कहता है कि इटली एक संघ के रूप में डेवलप होगा, और इस संघ का नेता जो होगा वो पोप होगा। एक तरह से जियोबर्टी इटली को धार्मिक आधार पर एक करना चाह रहा है, धार्मिक एकीकरण का पक्ष है, और इसके पक्ष में वो पुस्तक भी लिख रहा है, इटली की नागरिक और नैतिक श्रेष्ठता। और इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि वह एक आंदोलन चलाता है, जिस आंदोलन का नाम है नो गुएल्फ आंदोलन। इसी में कुछ अन्य लेखक भी हैं, जैसे एक लेखक है सिल्वियो पोलिको। सिल्वियो पोलिको, तो वो एक पुस्तक लिखता है, मी प्रिजियोनी। इस पुस्तक में वो जिक्र करता है कि ऑस्ट्रिया जिन जिन देशभक्तों को पकड़ रहा है और वो अपने जेल में वो कैसे यातना दे रहा है, इसलिए जब तक ऑस्ट्रिया को पराजित नहीं किया जाएगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं। वो खुद जेल में था, और खासतौर पर ऑस्ट्रिया के जेल में 10 वर्षों तक वो जो गुजारा था, उसी की चर्चा वो सिल्वियो पोलिको नामक पुस्तक में करता है, और यह कहता है कि इटली का एकीकरण कभी भी होगा तो सार्डिनिया पिडमेंट के अधीन ही होगा, सार्डिनिया पिडमेंट के अधीन ही होगा। यानी
यह जो है वो उस समय सार्डिनिया पिगमेंट का राजा था एल्बर्ट, चार्ल्स एल्बर्ट। तो चार्ल्स एल्बर्ट के अधीन इटली का एकीकरण, यानी यह राजतंत्र के अधीन सेना के बल पर इटली का एकीकरण चाहता है। तो आप खुद देखिए कि मैकियावेली के जो पुस्तक है द प्रिंस, दांते की जो पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, और जियोबर्टी की जो पुस्तक है इटली की नागरिक एवं नैतिक श्रेष्ठता, जिसमें वो नस्ल, खून और प्रजाति के आधार पर इटली वासियों को, इस प्रायद्वीप के वासियों को एक मानता है और अपना नेता पोप को मानता है, और पोप के अधीन यो धार्मिक एकीकरण की बात करता है। इसके लिए वो 9 गुएल्फ आंदोलन चलाता है। प्रश्न भी आता है कि 9 गुएल्फ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, उसके प्रणेता कौन थे? तो जियोबर्टी, हमेशा याद रखिएगा। और कुछ इतिहासकार और लेखक चाहते हैं कि नहीं, चार्ल्स एल्बर्ट के अधीन यानी राजतंत्र के अधीन इटली का एकीकरण होना चाहिए। तो सहायक तत्वों में तो पहली बात तो ये बुद्धिजीवियों की होगी। दूसरी, हम खुद देखते हैं कि सहायक तत्वों में जो दूसरी बात है वो सहायक तत्वों में जो दूसरी बात है वो है 1830 की एवं 1848 की फ्रांसीसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1830 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय भी इटली के राज्यों में विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह को खासतौर पर ऑस्ट्रिया ने बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद 1848 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो चार्ल्स अल्बर्ट ने तो ऑस्ट्रिया से लोहा लिया था, और लग रहा था कि उत्तरी इटली सार्डिनिया पिगमेंट के अधीन आ जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रिया की सेना को बहुत समय तक ये रोक नहीं पाया और पराजित हो गया। 1848 में मेजनी ने पोप के राज्य पर हमला किया, और गैरिबाल्डी का भी यहाँ सहयोग था। पोप भागकर नेपल्स चला गया, और उसी समय कहा जाता है कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मदद से पोप का पुनर्स्थापना फिर से पेपल्स राज यानी रोम वाले क्षेत्र में हुआ, मध्य इटली के वाले क्षेत्र में हुआ, और उसी समय से फ्रांस की सेना पोप की सुरक्षा में वहां स्थापित हो गई। तो 1830 की हम देखेंगे कि 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति भी इसकी सहायक है। तो 3 तत्वों की चर्चा हुई। एक, नेपोलियन बोनापार्ट का नेपोलियाई युद्ध। दूसरा, बुद्धिजीवियों का प्रभाव या योगदान। तीसरा, 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। लेकिन चौथा सहायक तत्व देखेंगे कि जो इटली के एकीकरण का नायक के रूप में उभरे। इसमें हम देखेंगे मेजिनी के बारे में,
काबूल के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में और विक्टर इमैनुएल ब्रिटिए के बारे में। तो ये 4 नायक थे और चारों नायकों की चर्चा हम तुलनात्मक दृष्टि से अगर करेंगे तो हमें यह अच्छी तरह ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजिनी। मेजिनी का परिचय हम देखें तो जन्म 1805, स्थान जिनोवा। याद रखिएगा ये जिनोवा है, जिनेवा एक स्थान है, ये वो स्विट्जरलैंड में, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ये जिनोवा है जो कि इटली में है, ये जिनेवा से मत समझिएगा। कहा जाता है कि ये बचपन से ही यह राष्ट्रवादी विचार का समर्थक था। यह कहा जाता है कि जिनोवा में इसका जन्म हुआ था और जब जिनोवा को 1815 में सार्डिनिया पीडमेंट का अधीन किया गया था तो ये बहुत विरोध किया, इसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इसका जो सिद्धांत था अगर हम देखें तो इसकी जो सोच थी वो गणतंत्रवादी थी। यह नारा भी देता था, इसका जो प्रसिद्ध नारा था यह था, जनता जनार्दन एवं इटली। प्रसिद्ध नारा था। इसी से साफ लगता है कि वह जनता के बल पर इटली के एकीकरण का पक्षधर था, यानी राजतंत्र का वो घोर विरोधी, और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह कार्बोनरी की सदस्यता प्राप्त करता है। कार्बोनरी या नेपल्स, नेपल्स जो है ये नेपल्स में कोयला के खान में काम करने वाले लोगों का संगठन, जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। कहाँ? नेपल्स। और इनका उद्देश्य था, इनके पास उतनी बड़ी फौज नहीं थी कि राजतंत्रीय सेना का मुकाबला आमने सामने करे, इसलिए छापामार युद्ध के द्वारा, छापामार या गुरिल्ला युद्ध के द्वारा वो क्या कर रहे थे? राजतंत्र का विरोध कर रहे थे, और इसी माध्यम से वो एक तरह से हम कहें कि निरंकुश राजतंत्रीय शासन के सैनिकों को या उनके अनुयायियों को सबक सिखाते। तो इसी कार्बोनरी का सदस्य वो बन गया, और कहा जाता है कि जब वो 24 वर्ष की अवस्था में था
तो एक स्थान है लिगुरिया, जिनोवा में ही एक स्थान है लिगुरिया, जिनोवा में ही एक स्थान है यहाँ लिगुरिया। लिगुरिया में ही क्रांति करते हुए ये पकड़ा गया। यह घटना है 1830 और 1830 में लिगुरिया में विद्रोह या क्रांति करते हुए पकड़ा गया और इसे कुछ समय के लिए कैद किया गया और कैद करने के बाद उसे निर्वासित कर